जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आज आपको बताते हैं जो पर्वतों का विभाजन था। पर्वतों के विभाजन में जो ऊंचाई के आधार पर पर्वत थे, चलिए आज हम उनको बताते हैं। ठीक, ऊंचाई के आधार पर पर्वतों को बताएंगे, उसके बाद अवस्थित के आधार पर, ठीक, उसके बाद जो है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ऊंचाई के आधार पर पर्वत। ठीक, पहला इसमें ऊंचाई के आधार पर पर्वत। ठीक है, चलिए बताते हैं। इसमें अगर ऊंचाई के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण किया जाए तो इसमें जो है चार तरह के पर्वत आएंगे। ठीक, पहला तो निम्न, ये नीचे पर्वत, जो कम ऊंचाई पर पर्वत होते हैं। इसमें पहला है निम्न पर्वत। इनकी ऊंचाई अगर देखा जाए, इनकी ऊंचाई 700 से 1000 मीटर तक होती है। ठीक, 1000 मीटर तक होती है। उसके बाद दोस्तों इसमें दूसरे हैं कम ऊंचे पर्वत। ठीक, कम ऊंचे पर्वत। इसमें दोस्तों जो है 1000 से लेकर के इनकी ऊंचाई 1500 मीटर तक होती है। ठीक, इनकी ऊंचाई 700 से 1000 मीटर तक, और इनकी ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर तक होती है। ठीक, चलिए दोस्तों तीसरा देखते हैं घर्षित पर्वत। घर्षित पर्वत, घर्षित पर्वत की अगर ऊंचाई देखा जाए तो 1500 से लेकर के 2000 मीटर तक होती है। ठीक, 2000 मीटर तक होती है। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट है ऊंचाई पर पर्वत, जो है ऊंचे पर्वत। ऊंचे पर पर्वत, ऊंचे पर्वत देखा जाए तो 2000 मीटर से अधिक जो ऊंचाई पर हैं। ठीक, 2000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वतों को जो है इस श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, निम्न ऊंचे पर्वत में जैसे 7000 से 1000 मीटर तक के ऊंचे पर्वतों को रखा जाता है। कम ऊंचे पर्वतों में 1000 से 1500 मीटर तक के ऊंचे पर्वतों को रखा जाता है। घर्षित पर्वत ऐसे पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई जो है 1500 से 2000 मीटर तक होती है, और ऊंचे पर्वत ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई जो है 2000 मीटर से ऊपर होती है। ठीक, अब चलिए दोस्तों देखते हैं स्थिति के आधार पर जो है पर्वतों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक, स्थिति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। स्थिति के पर्वतों का वर्गीकरण। ठीक, चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं स्थिति के आधार पर अगर पर्वतों का विस्तार जो है स्थलीय और सागरी दोनों भागों में पाया जाता है। देखा जाए अगर तो पर्वतों का जो विस्तार है, ठीक, तो वह जो स्थलीय और जलीय, स्थलीय और जलीय दोनों भागों में इनका विस्तार पाया जाता है पर्वतों का। चलिए पर्वतों को मतलब इनको देखते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा स्थल पर स्थित पर्वत। ठीक, और दूसरा दोस्तों हो जाएगा सागर पर स्थित पर्वत, सागर में स्थित स्थित पर्वत। ठीक, स्थल पर स्थित पर्वत और सागर में स्थित पर्वत। चलिए इसको देखते हैं। पहला स्थल पर स्थित पर्वत जो है, स्थल स्थित पर्वत, अथवा इसको हम एक नाम और दे सकते हैं जैसे महाद्वीप पर्वतों, इसको ये भी नाम दे सकते हैं जैसे महाद्वीपी पर्वत। महाद्वीपी पर्वत। तो जैसे स्थल पर जो स्थित पर्वत है दोस्तों, इसको हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें पहला हो जाएगा आपका, पहला इसमें हो जाएगा तटीय पर्वत। तटीय पर्वत, ठीक, और इसमें दोस्तों दूसरा हो जाएगा आंतरिक पर्वत। तटीय पर्वत और आंतरिक पर्वत, यही दोनों हो जाएगा। अब तटीय पर्वत में चलिए देखते हैं क्या है। ठीक, अगर तटीय पर्वतों में देखा जाए
तो इस प्रकार के पर्वत खासकर जो है महाद्वीपों के किनारे, जैसे महाद्वीप जो है महाद्वीप के किनारे पर जैसे सागरों के समांतर पाए जाते हैं। महासागर के जो महासागर हैं उन महासागरों के समांतर पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण हो गया इसमें, इसके उदाहरण जैसे अपलेशियन पर्वत हो गए, जो तटीय पर्वत हैं, इनको अगर देखा जाए तो यह जो है कहाँ पाए जाते हैं, ये महाद्वीपों के किनारे, मतलब महासागर के समांतर पाए जाते हैं। महाद्वीपों के किनारे कहने का मतलब महासागर के समांतर पाए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो इसमें जो अपलेशियन पर्वत आ जाएगा, ठीक, और जो दूसरा आ जाएगा एंडीज पर्वत, तीसरा जो है एटलस पर्वत आ जाएगा, ठीक। तो आंतरिक पर्वतों में अगर देखा जाए तो इस श्रेणी की पर्वत में जैसे महाद्वीपीय जो तट हैं, तट से दूर स्थित जो है, जैसे महाद्वीप है, महाद्वीपीय तट से जो है दूर स्थल के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, मतलब स्थलीय भागों में पाए जाते हैं। मतलब महाद्वीपीय तटों से दूर, महाद्वीपीय तटों से दूर आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर इसमें देखा जाए तो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत, ठीक, और दूसरा है हिमालय पर्वत। कहने का मतलब स्थल के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं सारे पर्वत, मतलब सागरों के किनारे नहीं पाए जाते हैं, स्थल के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, मतलब स्थल के अंदर। ये तो हो गया जो है दोस्तों स्थिति के आधार पर जो है पर्वत, इसमें जो है स्थल पर स्थित पर्वत हो गए। अब चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं इसमें, सागर पर स्थित पर्वत, ठीक, सागर में स्थित पर्वत। चलिए दूसरा देखते हैं, सागर में स्थित पर्वत। सागर में स्थित पर्वत दोस्तों जो है स्थलीय पर्वतों के अलावा जो है अनेक पर्वतों का विस्तार जो है सागर द्रोणियों तथा महाद्वीपीय निमग्न तटों में पाया जाता है। अगर देखा जाए तो सागर स्थित पर्वत के अलावा जो है अनेक पर्वतों का विस्तार जो है सागर द्रोणी अथवा महाद्वीपीय मग्न तटों में पाया जाता है। महाद्वीपीय मग्न तटों में पाया जाता है, ठीक। अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे जो है हवाई द्वीप का मोनो लोआ ज्वालामुखी पर्वत, हवाई द्वीप का मोनो लोआ ज्वालामुखी, ठीक। और इसके बाद जो है स्थलीय पर्वतों के अलावा जो है अनेक पर्वत का विस्तार जो है सागर के द्रोणी में भी पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है हवाई द्वीप का मोनो लोआ ज्वालामुखी है। अब दोस्तों ये तो हो गया ऊंचाई के आधार पर। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अवस्थिति के आधार पर, ठीक। चलिए इसको देख लेते हैं, अवस्थिति के आधार पर पर्वत। चलिए पहले देख लेते हैं निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, ठीक। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। निर्माण आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण, ठीक। चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर जो बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत पहला इसमें है, इसमें जो है बलित या मोड़दार पर्वत, ठीक। अब जो बलित या मोड़दार पर्वत है इसका निर्माण कैसे हुआ, धरातल में हुआ, आंतरिक शक्ति द्वारा बलन पड़ने से हुआ, ठीक।
इसका अगर निर्माण देखा जाए, बलित पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? जैसे धरातल में जो है आंतरिक शक्ति के कारण, ठीक, आंतरिक शक्ति के कारण, आंतरिक शक्ति द्वारा बलन पड़ने से हुआ, ठीक, आंतरिक शक्ति द्वारा बलन पड़ने से जो है बलित पर्वत का निर्माण हुआ है। ये दुनिया में सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं, अगर देखा जाए तो यह दुनिया में जो है सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं, अगर इस एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हिमालय है, यूराल है, अल्पस है, ये सब दोस्तों बलित पर्वत हैं, ठीक। अब चलिए देखते हैं अवशिष्ट पर्वत। ये तो बलित पर्वत हो गया, ठीक। चलिए देखते हैं अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, चलिए इसमें देखते हैं। इसका निर्माण जो है अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वत की चट्टानों का जब अपर्दन होकर जो है जो अवशिष्ट रूप में बचे रहते हैं वही अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं जिसमें अपर्दन शक्ति द्वारा जो है, ठीक, अपर्दन शक्ति द्वारा जो है चट्टानों का अपर्दन होकर ठीक, अपर्दन शक्ति द्वारा चट्टानों का अपर्दन होकर अवशिष्ट रूप में जो बचे रह जाते हैं, ठीक, अवशिष्ट रूप में जो बचे रह जाते हैं, अवशिष्ट रूप में जो बचे रह जाते हैं तो वही अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, ठीक। अपर्दन के दौरान जो बचे भाग होते हैं वही जो है अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, यही अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, ठीक। अगर इसका उदाहरण देखा जाए अवशिष्ट पर्वत का तो अमेरिका का एप्लेशियन है, ठीक, अमेरिका का एप्लेशियन पर्वत है, अरावली पर्वत श्रेणी है, यही सब है, ठीक। अब चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें जो है बलाक पर्वत भी है इसमें। चलिए तीसरा देखते हैं बलाक पर्वत, ठीक। चलिए बलाक पर्वत देखते हैं। बलाक पर्वत कैसे बनता है? खिंचाव के कारण, ठीक, खिंचाव से बनता है, खिंचाव से बनता है बलाक पर्वत। जैसे जब धरातली भागों में भ्रंश पड़ने से कुछ भाग जो है ऊपर उठ जाता है और आसपास का जो स्थल भाग नीचे धंस जाता है, तो जो भाग ऊपर उठा रहता है उसे ही बलाक पर्वत कहते हैं। जैसे धरातली भाग में जैसे भ्रंश पड़ने से, धरातली भाग में भ्रंश पड़ने से जो है इस बलाक पर्वत का निर्माण होता है। जब धरातली भाग में भ्रंश पड़ता है तो इसका जो कुछ भाग जो है नीचे धंस जाता है और कुछ भाग जो है ऊंचे उठ जाते हैं। तो जो भाग ऊंचे उठ जाते हैं तो ऊंचे उठे हुए भाग को जो बलाक पर्वत बोलते हैं, ठीक। उसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं चौथा है आपका संग्रहित पर्वत, ठीक। संग्रहित पर्वत जो इसमें जो भूपटल के जो ऊपरी मिट्टी, कंकड़, बालू, लावा ये सब जो होते हैं, अगर संग्रहित पर्वत में देखा जाए तो भूपटल के ऊपर जो है ठीक, भूपटल के ऊपर दोस्तों मिट्टी हो गया, कंकड़ हो गया, बालू हो गया, ठीक, मिट्टी, कंकड़, बालू, ठीक, मिट्टी, कंकड़, बालू, लावा इत्यादि ये सब जो होता है इसके निरंतर जमा होने से जो है पर्वत का निर्माण होता है, ठीक। जमा होने से इत्यादि के जमा होने से पर्वत का निर्माण होता है। ये तो दोस्तों था जो है आपका संग्रहित पर्वत। अगर संग्रहित पर्वत का उदाहरण देखा जाए
तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो इसमें है फ्यूजियामा, ठीक, और इक्वाडोर है, इक्वाडोर है, कोटोपैक्सी है, ये सभी दोस्तों इसके एग्जाम्पल है। ठीक, यहाँ तक तो दोस्तों हो गया। अब चलिए दोस्तों एक और बताते हैं, गुंबदाकार पर्वत। ठीक, एक बचा उसे भी देख लीजिए, गुंबदाकार पर्वत। गुंबदाकार पर्वत, ठीक। चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं, जैसे गुंबदाकार पर्वत में क्या होता है, जैसे पृथ्वी के भूपटल पर जब चाप के आकार का उभार हो जाता है इस तरह से, ठीक, इस तरह से जब चाप के आकार का उभार हो जाता है पृथ्वी के भूपटल पर, देख लीजिए, भूपटल पर जो है चाप के आकार का, ठीक, चाप के आकार का जब उभार हो जाता है तो जो धरातली भाग ऊपर उठ जाता है, ठीक, जिससे धरातली भाग जो है ऊपर उठ जाता है। जब धरातली भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। ठीक, पृथ्वी के भूपटल पर जब चाप के आकार का जो उभार होता है, उभार होने से धरातली भाग ऊपर उठ जाता है, इस ऊपर उठे हुए भाग को जो है गुंबदाकार पर्वत बोलते हैं। ठीक, अगर देखा जाए तो इसके उदाहरण जो है हेनरी और यूंटा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए हेनरी और यूंटा है, और बलाई खिल्स है, बलाई खिल्स, ये सारे जो दोस्तों इसके उदाहरण है। ठीक, यहाँ तक तो दोस्तों हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो कोई दिक्कत नहीं होगा अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, अब चलिए दोस्तों इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।